हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज आप पढ़ने वाले हो फेज ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीछे वाले वीडियोस में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हमने पढ़ना है फेज। तो बच्चों, इस फेज के नतीजे में, ठीक है, जब हम फेज को पढ़ेंगे तो एक चीज़ आपके पास, जो इक्वेशन आपके पास आएगी, उसको हम SHM की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब SHM क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। जब भी बॉडी टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है, तो अगर तो वो दो कंडीशंस कौन सी, कि उसकी फोर्स, यानी उसकी जो फोर्स वो लगा रहा है, ठीक, कहाँ पे लगा रहा है, वापस अपनी मेन पोजीशन पर आने के लिए, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। कैसे, कि अगर आपके पास ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग मैस सिस्टम है आपके पास, आपने इसको क्या किया कि इसकी मेन पोजीशन से यहाँ पर ले आए, ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ पर ले आए। तो जब आप इसको यहाँ पर ले आओगे तो क्या करेगा ये, ऑफ कोर्स ये पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा ना, ठीक है, टुवर्ड द मेन पोजीशन। अब अगर आप इसको यहाँ से पकड़कर यहाँ पर ले आओ, ठीक है, तो क्या करेगा कि ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ऐसे ही होगा ना। तो हमेशा क्या होगा कि आपका पार्टिकल जो होगा वो एक खास पोजीशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और उसी पोजीशन को हम उसकी मीन पोजीशन कहते हैं, राइट। सही है। तो अब हमने यही देखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली फेज क्या होती है, पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वही वाला मैथ कंसीडर करेंगे, ठीक है, जो सिंपल सॉरी स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ आपने मैथ लटकाया हुआ है कुछ इस तरह से। और इस जब आप इसको एलोंगेट करते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अपनी इस मीन पोजीशन के अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे मूव करता है, ऐसे करता है ना। तो इसी को हमने, इसी का जो केस था, इसको हमने जोड़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन को, यानी इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने सर्कुलर मोशन के साथ जोड़ा था। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डिस्कस उसको नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आपने उसको समझना है तो आप जाके पीछे वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ क्या करेंगे कि डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसके साथ जो हमने सर्कल को ज्वाइन किया था उसी सर्कल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वाला, अब समझो आप कि ये वाला है सर्कल का डायमीटर, राइट। इसको आप डी का नाम दे दो, इस पॉइंट को ई का नाम दे दो, सही है। और इसके अलोंग इस पॉइंट को आप O1 बोल दो, ठीक है। तो समझो कि यहाँ पर टाइम जो था वो आपका 0 था, यानी अभी आपके पार्टिकल ने रोटेट करना स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पे एक पार्टिकल है, जब यहाँ से वो मूव करना स्टार्ट करता है टाइम t0 पर, सही है। कुछ टाइम के बाद, यानी जब आपका टाइम t हो जाता है यहाँ पर, तो ये आपका पार्टिकल p जो है वो इतना जो डिस्टेंस है, इतना एंगल जो है वो कवर करता है। ये इतना वो कर्व उसने कवर की और जो एंगल उसने बनाया उसको आप फाई बोलते हो, ठीक है, ये थीटा देंगे, सही है। अब यहाँ से वो पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस डायरेक्शन में है ना, इसी डायरेक्शन में है, ओके। अब क्या होता है कि कुछ टाइम और गुजरता है और पार्टिकल यहाँ से मूव करके कुछ इस पॉइंट पर आ जाता है। जब वो इस पॉइंट पर आता है तो अभी उसने कितना एंगल कवर किया है, इतना इतना फाई था, और फाई से आगे इतना इतना उसने ओमेगा टी कवर कर लिया। अब पार्टिकल की पोजीशन है ये वाली, ठीक है। अगर आप इसका प्रोजेक्शन इस डायमीटर के ऊपर ड्रॉ करो तो क्या होगा कि यहाँ पर आएगा ना ये इतना इतना, ये इसका x कंपोनेंट होगा इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का, और ये इसका y कंपोनेंट होगा, ये वाला, ऐसा ही होगा। तो अब ये वाला एंगल जो है वो आपको किस बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वो आपको क्या बताता है कि आपके पार्टिकल ने इस सर्कल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। और ये सर्कल का जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी प्रोजेक्शन आप यहाँ पे लेते हो। तो ये बेसिकली आप पता क्या करते हैं बेटा, हमेशा आपने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो स्प्रिंग की है ना, इसके साथ आपने ये सर्कल की जो मोशन है इसको ज्वाइन नहीं किया होता, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर आपको आइडिया दे दूँ,
बल्कि आपने किसको ज्वाइन किया होता है, बल्कि आपने ये जो पार्टिकल है ना, इसके डिस्प्लेसमेंट की प्रोजेक्शन जो होती है ना, ये वाली, ठीक है, जैसे ये वाली आपने ड्रॉ की है, इसको आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ ज्वाइन किया होता है, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन जो है वो इस डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। जैसे ये मैस जो है वो यहाँ सर इससे अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर यानी हायर एक्सट्रीम पर जाता है, ये पार्टिकल भी ये यानी इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन है ये भी अपवर्ड डाउन जाता है। जब ये मीन पोजीशन पर आता है तो ये इधर आ जाता है, क्योंकि इन दोनों का टाइम पीरियड जो है वो सेम है। जब ये यहाँ पर आता है तो ये प्रोजेक्शन भी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे ये स्प्रिंग जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसी तरह इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करता है। सिर्फ तब अगर इस जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड और यहाँ पर जो पार्टिकल दायरे में मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टाइम पीरियड अगर t है तो यहाँ पर इसका टाइम पीरियड की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, आपको पता है कि 2π/t इज इक्वल टू ओमेगा होता है, ठीक है। तो अगर आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो ओमेगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वो आपके पास 2π/ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इस एंगल की। अब ये एंगल जो है वो आपके पास कितना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कहाँ से आया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आया है सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, क्या था कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती थी किसके बराबर वाला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की। तो यहाँ से अगर आपने थीटा निकालना है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, समझ आ गई। अब ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आपको किस चीज़ के बारे में बताता है, एक तो आपके पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है कि आपके पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है टाइम टी में, ठीक है, यानी टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है मेन पोजीशन से, और दूसरी बात ये उसने किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। तो फेज की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी दैट डिस्क्राइब्स द डिस्प्लेसमेंट दैट टेल्स अस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी एंड टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूटिंग बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये थीटा जो है वो आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन देता है। एक तो आपको बताता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी चीज़ वो आपको बताता है कि उसने डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मोशन की है। समझ आ गई। तो अब आपने क्या करना है, इसकी आप इक्वेशन कैसे बना सकते हो, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए हम इस डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये बन गया आपका दायरा, ठीक है। तो समझो ये है आपका डी, ये है ई, राइट। अब जब आपने इसने मोशन स्टार्ट की ना, यानी जब आपने देखा पार्टिकल को एग्जीक्यूशन यानी उसके मोशन को अभी कंसीडर करना ही था अभी आपने, तो वो पहले से ही एंगल फाई पर पड़ा था, यानी वो पहले से ही फाई एंगल उसने बनाया हुआ था मीन पोजीशन से, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पर। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि उसने अपनी मोशन को जारी रखा और वो कुछ इस पॉइंट पर पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है, टी इज इक्वल यानी टाइम इज इक्वल टू टी पर। अब उसने जो एंगल बनाया है वो कितना है, ओमेगा टी। अब आपको पता है ना बेटा कि जब भी आपने एंगल लेना होता है, नापना होता है, तो आप हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो। अब एक्स एक्सिस तो इतना है, तो अगर आपने ये पूरे का पूरा इतना एंगल लेना हो तो कितना होगा, थीटा प्लस ओमेगा टी होगा ना, सॉरी फाई प्लस ओमेगा टी होगा। दोबारा से सुन लो कि जब आपने शुरू किया ना, ये सॉरी फाई लिखना था, थीटा लिख दिया, ठीक है, ये फाई है। देखो जब आपने इनिशियल पोजीशन देखी उसकी, तो उस टाइम पर आपका पार्टिकल पहले से ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर पड़ा था, सही है। उसके बाद उसने टाइम टी कवर किया और वो ओमेगा टी एंगल अब बना रहा है, सही है। अब इसकी प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करते हो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाता है, अगर ये ओ है तो इसको एन बोल दो, सही है। अब ये है एक्स आपका,
तो अगर आपने ये इस ट्रायंगल को देखो, इसको, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है, ये है एक्स, इसको आप लिखते हो एक्स नॉट, सही है, और ये वाला तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। खैर देखो, अब आपने क्या करना, क्या है, एक चीज़ आपको मैं कॉन्सेप्चुअल बता दूं बेसिक, कि अगर ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इनके दरमियान में ये ऐसे लाइन लगी हुई है, ठीक है, इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो ये वाला जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, सही है। अब ज़रा इसको गौर से देखो, एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली। अब अगर हम ये वाली इसको ऐसे ऐसे ये वाली, ठीक है, तो ये इतना इतना एंगल तो आपको पता है, ये वाला कितना है, 5 + ω t है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 5 + ω t। समझ आ गई, ये वाला एंगल, ये भी 5 + ω t होगा ना। तो अब ये वाला ट्राइंगल आपने देखना है, यहाँ से आपको चाहिए एक्स की वैल्यू, तो आप यहाँ से देखो साइन थीटा किसके बराबर है, होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा, 5 + ω t, परपेंडिकुलर इसका क्या है एक्स, और हाइपोटेन्यूस इसकी क्या है एक्स नॉट, ठीक है। अब ये एक्स नॉट जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन 5 + ω t = एक्स, सही है। यहाँ से अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है ना, इस इक्वेशन को आप कहते हो जनरल इक्वेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हो, सही है। अब इसको हम ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये क्या होगा। ज़रूरी तो नहीं है कि जब भी आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू हो, ठीक है। तो जो सर्कुलर मोशन आपने देखी है ना, ठीक है, वो तो हमने सिर्फ फार्मूला ड्राइव करने के लिए ली थी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं सिंपल उसी की मास स्प्रिंग सिस्टम की, ठीक है, जिसको हम कंसीडर कर रहे थे। तो ये है आपका मास स्प्रिंग सिस्टम। अब ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप इसके मोशन को देखो तो ये ज़ीरो पर ही हो, यानी मीन पोजीशन पर ही हो, एक्स = 0 ही हो सकता है कि जब ये अपनी मोशन, जब आपको कंडीशन दी हुई हो कि जब टाइम t = 0 था तो ये अपने इस एम्पलीट्यूड a पर था, यानी इस पॉइंट पर था। हो सकता है कि आपको वो कंडीशन दे दें कि जब टाइम t = 0 था तो ये अपने एम्पलीट्यूड b पर था, ठीक है, यहाँ पर था। अब ये ऐसा ना समझना कि मैं अपने से ही लगा रही हूँ, ये इनफैक्ट MD कैट में क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है, वो अब हम अभी थोड़ी देर तक करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि t = 0 पर आपका बॉडी ऊपर वाले एम्पलीट्यूड पर हो, अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, या फिर डाउन एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, सही है। तो फिर क्या होगा, अब समझो, तो हम इस डायग्राम को दोबारा से डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन को समझने के लिए। तो देखो D और E, अब देखो, अब इमेजिन करो बेटा कि आपका पार्टिकल जब टाइम t = 0 था, t = 0 था, तो आपका पार्टिकल कुछ यहाँ पर था ऐसे। अब उसका इनिशियल जो एंगल है ये वाला फाई, वो कितना हो गया 90, क्योंकि फाई आपका इनिशियल एंगल होता है ना। टाइम t यानी t पर, यानी यहाँ पर उसने एंगल कवर किया ओमेगा t का। तो यही जनरल इक्वेशन जो आपके पास x = x0 साइन फाई + ω t ये थी। अब ये फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना, या आप इसको ऐसे लिख लो, ओमेगा टी को पहले लिख लो प्लस 90, ओके। तो बजाय इसके कि आप ये याद रखो कि 90 प्लस इतना होता है, कॉज होता है, साइन होता है, आप सिंपली हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं जो हमेशा से हम करते हैं, साइन ओमेगा टी + 90 का यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी + 90, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉज 90 प्लस कॉज ओमेगा टी साइन 90, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा वाला। अब कॉज 90 0 होता है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी,
और कॉज ओमेगा टी और साइन 91। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉज ओमेगा टी। तो इस पूरी की जगह पे हम एक्स नॉट और इतनी इतनी की जगह पे कॉज ओमेगा टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो इक्वेशंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट की बन गई हैं। यही आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं अब हम वो करते हैं। सबसे पहले जी एमडी कैट में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 का, एमडी कैट 2017। उसमें आपसे बोला जाता है कि सपोज करो कि बॉडी परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपसे कहा जाता है कि सपोज करो व्हेन t इज इक्वल टू जीरो था, तो x आपके पास कितना था, x नॉट के बराबर। वही बात हो गई, कह रहे कि जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो था ना, तो आपका जो बॉडी था वो अपने एम्पलीट्यूड पर था, यानी यहाँ से उसकी मोशन जो थी वो स्टार्ट उन्होंने की है। ओके, तो अब कह रहे टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट था। तो आप हमें बताइए कि वहां पर फाई कितना होगा। ठीक है, फेज बताइए। तो चलो फिर आपके पास इक्वेशन जो होती है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन फाई प्लस ओमेगा टी, यही होती है ना। t इज इक्वल टू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि x कितना था, x नॉट के बराबर था, तो यहाँ पर भी x नॉट आ गया, x नॉट साइन फाई प्लस जीरो, तो ये आपके पास जीरो हो गया। x नॉट से x नॉट गया, 1 इज इक्वल टू साइन फाई। ओके, अब साइन इनवर्स हो गया, यहाँ पर आके साइन इनवर्स इंटू 1 इक्वल टू 5 और ये हो गया 90। तो इसका जो एंगल था वो 90 डिग्रीज था। सही है, समझ आ गई। या फिर 90 की जगह पे आप पाई बाय 2 भी लगा सकते हो। सही है, ये वैसे पाई बाय 2 की फॉर्म में उन्होंने आंसर दिया हुआ है। सही है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो कह रहे अगर कोई बॉडी जो है, पार्टिकल जो है वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अगर आपको दिया हुआ किस फॉर्म में, x इज इक्वल टू 5/n साइन 2π/f(t), ठीक है, ऐसा दिया हुआ हो, तो बताइए इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। एम्पलीट्यूड, तो बच्चे एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो उसी इक्वेशन को लिखते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर एक देखो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इधर ही लिख लो क्योंकि यहाँ पर प्लस वाई तो दिया नहीं हुआ, साइन ओमेगा टी दिया हुआ है ना। और साथ ही इस इक्वेशन को लिख लो, x इज इक्वल टू क्या है भला, 5/n साइन 2π/f(t). तो इसका मतलब है कि जहाँ पर x नॉट है वहाँ पर कितना है, 5/n। सही है, और साथ में यहाँ पर सेंटीमीटर सेकंड भी दिया हुआ है। ओके, तो उन्होंने एम्पलीट्यूड पूछा है, तो एम्पलीट्यूड आपके पास कितना है, x नॉट इज इक्वल टू 5/n। इसी तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में। ठीक है, अच्छा ये समझ आ गई कि आपको इस इक्वेशन की। ठीक है, अब हम ना इससे आगे इसी इक्वेशन को प्रोसीड करते हैं। आपकी बुक में बेशक वहाँ ये वाली डेरिवेशन नहीं दी हुई, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं मुख्तलिफ एग्जाम्स में जो आए हुए हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, और इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। तो अगर तो आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप इसको कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एमडी कैट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है आगे, चाहे आपने इंजीनियरिंग में जाना है, चाहे आपने एमडी कैट में जाना है, या किसी भी यूनिवर्सिटी का देना है, तो फिर बेहतर है कि आप ये कर लो। ठीक है, तो अब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी इसी से निकाल लेंगे कि वो कैसे टाइम पे डिपेंड करती हैं। यहाँ से तो आपको पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है। सही है, तो इसी से हम चलते हैं आगे। एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा एक बात याद रखना हमेशा, वो क्या कि जो
वेलोसिटी होती है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेटिव के बराबर होती है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है टी के रिस्पेक्ट, और यहाँ से भी आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है टी के रिस्पेक्ट। सॉरी, यहाँ पर 5 भी है। ओके, तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, वी के बराबर है ना, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। आगे आपने डी ओवर डी टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। सही है। अब साइन का जो होता है ना डिफरेंशियल, वो होता है कॉज। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स नॉट कॉज, साथ में ये एंगल प्लस 5। और अब बेटा आपने इस पूरे का कर लिया, अब इसका भी तो करना है ना। जब आप इसको करोगे डी बाई डी टी इंटू ओमेगा टी प्लस 5। सही है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ से ये अंदर चला जाएगा, डी बाई डी टी, ओमेगा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आपने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, टी प्लस डी ओवर डी टी इंटू 5। अब ये 0 हो जाएगा, तो एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ से आपके पास आ गया ओमेगा, ये कैंसिल आउट हो गया ना आपस में, तो ये आपके पास आ गया v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस 5। ये आपके पास ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों अगर आपने यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, तो वो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली। वो कैसे कि v इज इक्वल टू, अच्छा मैक्सिमम यहाँ पे कॉज पे डिपेंड कर रहा है ना ये वेलोसिटी जो है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। आपने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये भी कांस्टेंट है ना, ये चेंज हो रहा है ना ये चेंज हो रहा है। तो आपकी वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, डिपेंड कर रही है सारी कॉज की वैल्यू पे। कॉज की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, कॉज की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो v मैक्स जो होगा उसकी वैल्यू होगी एक्स नॉट ओमेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो कि ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो v की जो वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू है, वो डायरेक्टली पर, अब ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस कैसे हो सकती है कि अगर ये मीन पोजीशन है, तो पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है, पॉजिटिव होगी। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए, तो एक्सेलरेशन बेटा पता किसके बराबर होती है, देखो एक्सेलरेशन जैसे आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको वेलोसिटी देता है, इसी तरह चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको एक्सेलरेशन देता है। सही है, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू किसके बराबर आया है, एक्स नॉट ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस 5, इसी के बराबर आया ना। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी वी बाई डी टी, और यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्स नॉट ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस 5। सही है, अब ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स नॉट ओमेगा, और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ करनी है आपने कॉज ओमेगा टी प्लस 5 की। सही है, तो अब आपने ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कॉज की, बस क्या होती है नेगेटिव में होती है, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, डी वी बाई डी टी की जगह पे एक्सेलरेशन माइनस, क्योंकि कॉज की माइनस साइन होती है, तो एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5।
अब जब आप ओमेगा टी प्लस फाइव की डेरिवेशन करोगे, क्योंकि अभी आपने पूरे की है, अंदर वाली ब्रैकेट भी तो करनी है ना, तो जब आप उसकी करोगे तो जैसे सेम टू सेम वैसी आएगी जैसे मैंने यहाँ पर इसकी की हुई है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा आ जाएगा। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ आ गई? तो बच्चों एक्सेलरेशन जो आपने की है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है जी, माइनस एक्स नॉट ओमेगा इंटू कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है, ये है। अब देखो बेटा, देखना क्या है वो ये कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सॉरी ये साइन आया है, ठीक है सर। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये आपके पास, ये देखो बेटा, एम्पलीट्यूड भी आपका कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, डिपेंड आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कर रही है साइन पर। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी, 1। ठीक है, 1 होती है मिनिमम वैल्यू, -1 होती है। तो यहाँ पर जब आप 1 लगा दोगे और साथ में यहाँ पे ओमेगा भी आएगा, माइनस एक्स नॉट यानी मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। तो ए मैक्स आपके पास आ जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब आगे आ गया कि देखो ये तो कांस्टेंट है ना। अच्छा, अब एक बात और बेटा कि अगर आप एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिख लो, सही है। हमने अभी तो देखा कि आपकी जो डी वी ओवर डी टी बराबर होती है एक्सेलरेशन की, तो सेम टू सेम वैसे ही लिख लो इसको, माइनस एक्स नॉट ओमेगा आ गया स्क्वायर। अब आपको पता है ना बेटा कि वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है डी एक्स बाई डी टी के। तो यहाँ पर d बाई डी टी अलग हो गया, v की जगह पे डी एक्स बाई डी टी आ गया, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। तो अब ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, और ये इधर आके प्लस हो गया एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इम्पॉर्टेंट क्यों है, ना सिर्फ एफएससी में बल्कि ये आगे आपके बीएस में भी और हायर क्लासेस में भी काम आएगी। ठीक है, वहां पे भी आप पढ़ोगे। इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये आप कहते हैं उसको। का एक क्वेश्चन जो रह गया है वो अब हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जी अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है वो दी हुई हो, x इज इक्वल टू 10 साइन 4t, सही है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। तो आप हमें बताइए कि इस बॉडी यानी एसएचएम परफॉर्म जो बॉडी कर रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा। अब इसका मतलब क्या है ना बेटा कि आपको ये मुख्तलिफ चीज़ें पूछ रहा है, यानी कभी इस तरह की इक्वेशन दे देता है, पूछता है जी आप हमें बताइए इसका एम्पलीट्यूड कितना है, कभी पूछता है टाइम पीरियड कितना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये इक्वेशन पता चल जाए ना किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो आप डिफरेंट चीज़ें बता सकते हो। डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो सबसे पहले इसको, फिर आप एम्पलीट्यूड बता सकते हो, टाइम पीरियड बता सकते हो उसका। खैर अभी हमने टाइम पीरियड निकालना है। देखो जनरल इक्वेशन होती है आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, फाई यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आपको क्या ज़रूरत है लगाने की। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ओमेगा कितना है, 4, इतना ही है ना। अब आपको पता है ना कि ओमेगा बराबर होता है 2π/t के, इसी के बराबर होता है। तो अगर आपने टाइम पीरियड निकालना है तो इसको एक्सचेंज कर लो, तो t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा हो जाएगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2π, ओमेगा की जगह पे 4 आ गया तो 2, तो टाइम पीरियड इसका कितना हो गया, π/2। राइट, समझ आ गई।
अब अगर आपसे यही इक्वेशन वो दे दे, यही इक्वेशन दे दे वो, और आपसे कहे कि हमें जी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे बता सकते हो? देखो, फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा, इसी के बराबर होती है ना। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो यहाँ पर डिवाइड कर दो, ओमेगा बाई 2 पाई आ जाएगा। तो ओमेगा कितना है? 4/2 पाई, और यहाँ पे 2/पाई। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी आप बता सकते हो 10, वो तो इजीली सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हमने एम्पलीट्यूड निकालना सीखा, फिर हमने यहाँ से टाइम पीरियड निकालना सीखा, फ्रीक्वेंसी निकालनी सीखी। तो यहाँ से आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इसी वजह से हम इसको जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। तो बच्चे यहीं पर आपका फेज वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।